फर्क इंडिया में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीता कृष्ण मोहन। आज हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर प्रियंका मौर्य। वह उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं और जानी मानी होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेत्री भी है। वह मुख्य रूप से 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय चर्चा में आई थी, जब वह कांग्रेस पार्टी से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान का मुख्य चेहरा पोस्टर गर्ल थी। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रियंका से उनके राजनीतिक सफर और महिला अधिकारों को लेकर चल रहे संघर्ष की कहानी। मैम, आपका फर्क इंडिया में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप कांग्रेस में मुख्य चेहरा थी, फिर अचानक दूरी क्यों, क्या वजह रही है? मैं कांग्रेस का मुख्य चेहरा थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ जी। तो ऑफ कोर्स अब तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का प्रचार प्रसार नहीं करूंगी ना। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। पहला सवाल मैंने इसीलिए रखा कि पीछे आप कांग्रेस में थी, ये आपका अहम चेहरा था, तो क्या वजह रहा कि आप इधर आ गई? देखिए 2022 के चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी और कांग्रेस की नीतियां, महिलाओं के प्रति उनके कार्य, महिलाओं की सिर्फ बात करना, महिलाओं को उनके हक अधिकार को ना देना, ये कुछ इस तरीके के पॉइंट्स है जिस पे कांग्रेस पार्टी चल रही है। आप ये देखिए ना, 2022 का चुनाव था जब प्रियंका गांधी जी को याद आया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब हो सकता है 27 का चुनाव आ जाए तो एक महीना पहले फिर याद आ जाए लड़की हो सकता है। तो जो इस तरीके के पार्टी है जिनके लीडर्स को महीना डेढ़ महीना पहले चुनाव के महिलाओं की याद आती है उत्तर प्रदेश के, तो वो क्या महिलाओं के हक और अधिकार की बात करेंगे? तो उनकी पार्टी की जो महिला नेत्रियां हैं उन्हीं की बात नहीं सुनी जाती है और ना तो उनके हक अधिकार को दिया जाता है। तो जहां पे महिलाओं के हक अधिकार का हनन हो वहां डॉक्टर प्रियंका मौर्य नहीं रह सकती और यही कारण है कि पोस्टर गर्ल होने के बाद भी मैंने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा मैंने यहाँ पे और बड़ी ही निष्ठा से महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं और महिलाएं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद भी करती हैं। तो आपका यही वजह रहा कि कांग्रेस में महिलाओं की नहीं सुनी जाती है, इसलिए आपने कांग्रेस को छोड़ा? कांग्रेस में तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी की भी नहीं सुनी जाती है जी। हो सकता है। अरे बताइए, कांग्रेस और भाजपा की कार्य प्रणाली में क्या अंतर है? क्या आप देखती हैं, वहां भी रही यहाँ भी रही, तो दोनों में क्या अंतर है काम करने का? देखिए, कांग्रेस अगर काम कर रही होती तो जनता के बीच में होती। जब आप एक दो सीट भी चुनाव में नहीं जीत पा रहे हैं तो इसका मतलब जनता आपको सिरे से नकार रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के दिलों पे राज कर रही है, तो कैसे राज कर रही है? लोगों के मत से, लोगों के वोट के अधिकार से वो लोगों के दिल पे राज कर रही है। तो बहुत ऑब्वियस सी चीज हो गई कि जो पार्टी काम ही नहीं करेगी जनता उसको पसंद नहीं करेगी। और यही है फर्क 0 और 100 का। कांग्रेस 0 पे है, भारतीय जनता पार्टी 100 पे है। तो यही वजह है कि महिलाएं भाजपा में ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे ना काम है ना काम करने वाले लोग हैं, वहां कौन जाना चाहेगा उस बंद फैक्ट्री में जहाँ के मालिक का ही पता नहीं है। आप देखो बंगाल के चुनाव के बाद लोग ढूंढ रहे हैं लाइटेन लेकर के, कोई मिल भी नहीं रहा कि राहुल गांधी कहाँ है, एलओपी के नेता कहाँ चले गए। भाई लोग ढूंढ रहे हैं, पता नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस श्री राहुल गांधी जी का गायब है और फिर फौरन जाके मजे कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी तो जमीन से इसी जमीन के लोग, उन्हीं के पार्टी के जमीन के लोग ढूंढ रहे हैं उनको कि कहाँ चले गए हमारे नेता। तो ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। यानी आप रही हैं तब आप बेहतर बता सकती हैं। नहीं, एक पत्रकार होने के नाते और एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर किसी को पता है और जनता हर चीज का डिसीजन लेती है। जनता से ऊपर कोई नहीं है। जनता ने जो डिसीजन दे दिया है उसको हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अलग बात है कि ये जो विपक्ष है वो अपनी कमी को एक्सेप्ट करने के बजाय तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाता रहता है भारतीय जनता पार्टी पे। अब उनको कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि जनता ने उनके रूप को पहचान लिया है। अब जनता जब पहचान ली है, उनको वोट नहीं देती है तो मार झुट्टो का नाटक किए हुए हैं कि भाई ईवीएम खराब है तो चुनाव आयोग हो गया वो हो गया, तमाम हेन तेन बतियाते रहते हैं। इसका कोई लाभ नहीं, ना इनको पीछे के चुनावों में हुआ है, 17 के, 22 के और 27 में भी इनकी जोरदार हार होगी। क्या आपको लगता है
कि हार होगी, वो लोग कह रहे हैं कि बहुमत से लगता आएंगे। नहीं है, हम दोनों पूर्ण सपा- विश्वास से बोल रहे हैं। ये बहुमत से हमेशा कहते हैं कि आएंगे। सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी चुनाव, तो उनका कहना कि मैं बहुमत से पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर के लड़ता है और उसके बाद क्या करता है, जब हार जाते हैं तो एक दूसरे का बाल नोचने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर ठीकड़ा फोड़ने लगते हैं। अच्छा। आप देखिए बंगाल के चुनाव में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी जी पे ही पूरा आरोप ठोक दिया कि अगर आप इस तरीके का कार्य ना करती तो भारतीय जनता पार्टी ना आती। हाँ, और जैसे चुनाव होता है सबसे पहले यही लोग चिल्लाना चालू करते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, और जिस दिन रिजल्ट आना होता है उसी दिन से चालू हो जाते हैं कि ईवीएम में घपला हो गया। हाँ। तो चुनाव आयोग की ये कमी है, अपनी कमी को नहीं निहार पा रहे हैं, इसीलिए गायब। चलिए, तो चुनाव की बात रही, राजनीति की बात रही, अब महिला आयोग पे आते हैं। उस पे क्या है कि आप उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य है, बताइए महिला आयोग किस तरह से महिलाओं का मदद करता है? पूरी तत्परता से, निष्ठा से। और हमारे पास जो महिलाएं रोते हुए आती हैं, तमाम अपनी परेशानियों से जूझ रही हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे कोई जमीन का मामला हो, चाहे पति पत्नी का विवाद हो, चाहे किसी भी तरीके का उत्पीड़न उन पे हो रहा हो, तो हर तरीके से हम बड़ी ही तत्परता से लगे रहते हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे पास जो भी महिलाएं आ रही हैं उनको न्याय तो मिले, लेकिन सही समय पे मिले, जल्द से जल्द उनकी जो परेशानियां हैं उसका निवारण। तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता होगा ना, कैसे आप लोग? महिलाओं का जीवन ही संघर्षशील है। हाँ, इससे तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आप एक पत्रकार के रूप में कार्य कर रही हैं, आपका भी जीवन संघर्षशील है। मैं एक सोशल वर्कर की तरह, पॉलिटिशियन की तरह, महिला आयोग की सदस्य की तरह, डॉक्टर की तरह काम कर रही हूँ, तो मेरा भी टास्क उतना ही टफ है। और मैं ये समझती हूँ कि हर वो गृहिणी, हर वो महिला जो घर में भी बैठ करके अपने घर का काम कर रही है, आप ये समझिए कि घर का हर एक काम करना एक महिला के उसमें क्षेत्र में आता है। एक प्यून का भी काम, घर की देखभाल करके, एक कुक का काम, घर में सारे खाना सबके लिए बना करके, धोबी का काम, सबके कपड़े धो करके, आयरन करना सबके कपड़े, और आप ऐसे तमाम चीजें, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर को व्यवस्थित रखना। तो आप समझिए टीचर से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, हर तरीके का रोल एक महिला अपने घर में भी निभा रही है, जो बाहर नहीं निकल रही है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनकी अपब्रिंगिंग ही कुछ इस तरीके की है कि हम लाख प्रोफेशनली भी अपना काम बाहर कर ले, लेकिन घर में भी हम आकर के उतनी ही निष्ठा से, उतनी ही अच्छे तरीके से काम करें। जन्म लेते उसी दिन से तय हो जाता है कि आपको सारे काम करने हैं। इसीलिए तो देखिए महिलाओं को ही शक्ति का रूप कहा गया, पुरुष को नहीं कहा गया। तो शक्ति का सही जगह पे सही उपयोग हर महिला को करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हर महिला जो इस संसार में अपना जीवन यापन कर रही है वो संघर्षशील है ही है। हाँ, ये बात तो है। तो महिला आयोग पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। तो राज्य महिला आयोग में किस तरह के मामले ज्यादा आते हैं? मैंने अभी बताया आपको, तमाम डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, रेप के केसेस हैं, ईव टीजिंग के मामले हैं। तो तमाम इस तरीके के मामले हम लोगों के संज्ञान में आते रहते हैं। सबसे ज्यादा पति पत्नी के झगड़े जो होते हैं, इस तरीके के मामले ज्यादा देखे जाते हैं। जब महिलाओं के साथ कुछ इस तरीके का भी अत्याचार होता है कि शादी होती है और जीवन में कुछ उथल पुथल हुई, पति की मृत्यु किसी भी कारणवश हो गई, ससुराल वाले घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, तमाम उत्पीड़न करते हैं, तमाम होता है। और मैंने ये बहुत छोटे से छोटी क्लास के परिवार से लेकर के बहुत मिडिल और हाई क्लास में भी ये बहुत देखा है। हाँ, तो तमाम तरीके का जो है कि उत्पीड़न महिलाओं का आज भी हो रहा है, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो उनके फिजिकल असॉल्ट की बात हो। तो मैं समझती हूँ कि अभी भी शिक्षा के साथ संस्कारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अगर संस्कार हम ठीक तरीके से अपने अंदर नहीं लाएंगे तो इससे बहुत परेशानियां बढ़ने वाली हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो समाज है ना, ये समाज बहुत जो पावरफुल विमेन्स होती हैं, जो अपने हक और अधिकार की बात करती हैं ना, ऐसी महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं आपके बात से यहाँ पर 100% सहमत हूँ, क्योंकि ये हर महिला को झेलना पड़ता। जो आप कह रहे हैं कि जो लड़के निकलती हैं, वो मैं बोलने वाली महिलाएं नहीं किसी को पसंद है। तो मैं एकदम, क्योंकि बोलेंगी तो सवाल करेंगी और उनसे अगर सवाल किया जाएगा तो उसका वो जवाब भी देंगी और उस पे भी वो अपने कटाक्ष
प्रस्तुत करेंगी। हाँ। और इस वजह से ये जो उत्पीड़न के मामले हैं, जो पहले के जमाने में जो महिलाएं थी जो इनको बर्दाश्त कर ले जाती थी, आज की जब महिलाएं बोल रही हैं ना तो घर में कलेश हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि बोलती हुई महिलाएं किसी को नहीं पसंद है। अच्छा, पढ़ी लिखी बेटी सबको पसंद है, पढ़ी लिखी बहू नहीं पसंद है। पसंद भी नहीं, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। यहाँ भी मैं आपके बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब भी आपने कहा है जो कि किसी का पति नहीं रहा तो दिक्कत होती है। आप देखो ना, 10 में से 9 ऐसे केसेस हैं कि अगर किसी भी परिस्थिति में पति की मृत्यु हो गई, तो ससुराल वाले कहते हैं मेरे बेटे को खा गई, एकदम मेरे बेटे को मार दिया, एकदम, और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, और उनको एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी समाज में। और अगर मैंने तो इतना भी देखा है कि अगर कोई विधवा महिला किसी के सामने अगर सुबह सुबह आ जाती है तो लोग कहते हैं कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया। आप सोचिए कि उस महिला के दिल और दिमाग को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है इस समाज में। तो उस समाज में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं। ये तो मैं तो साक्षात मैंने देखा है, मैं क्या बताऊं, यहाँ कहना ठीक नहीं है, मैंने भी झेला है। तो मैं आपके इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पति के जाने के बाद लोग कहते हैं कि महिला अकेला बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, उसको ऐसा करो घर में कैद करके रखो। तो चीज मैंने भी झेला, तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम लोग रोज इसी तरीके के केसेस देखते हैं, लोगों की पीड़ाओं को सुनते हैं, समझते हैं, तो देखते देखते कई बारी ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। तो जो लोग ना हमेशा ये कहते हैं कि सच का साथ देना चाहिए, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, वो खुद अपने घर में उत्पीड़न कर रहे होते हैं। कहने के लिए होता खाली, पता नहीं कौन सी रेस लोगों के दिल और दिमाग में अब आ गई है कि बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होने के बाद भी डाउरी जैसी चीजों की डिमांड करते हैं। आज भी उन्हें पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं दे रहे हैं तो बेटी को मार रहे हैं, जला दे रहे हैं। तमाम इस तरीके के केसेस खैर आप लोगों के भी सामने आते हैं, हम लोग तो गुजर ही रहे हैं। नहीं, मैं ये बताइए मैम कि राज्य महिला आयोग से न्याय नहीं मिले तो महिलाएं कहाँ जाए अगर न्याय वहां से नहीं हो पाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हर उस महिला से एक गुजारिश करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आप अगर न्याय मांगने चल रही हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करिए। न्याय मांगने से नहीं मिलता है, आपको उसमें लगना पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक कोई न्याय नहीं देगा। एक्चुअली लोग ये सोचते हैं फोन कर दिया, हमारी आइडेंटिटी रिवील भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, हमें थाने ना जाना पड़े, हमें पुलिस वाले से ना मिलना पड़े, और ऐसे उनका काम हो जाए कि वो फोन करती हैं और सोचती हैं मैडम हमने आपको बता दिया, अब आप पूरा मामला देख लो, और हम तो नहीं आ पाएंगे ऑफिस क्योंकि हम फला इतनी दूर रहते हैं। मतलब आप सोचो, डेली के हमारे पास कम से कम 200, 250, 300 मामले आते हैं। कोई भी महिला अगर ये सोचती है कि चाहे वो आयोग हो, चाहे वो कोई थाना हो, चाहे वो कोई कलेक्ट्री हो, कहीं से भी अगर उनके मामले का निस्तारण होना है, तो अगर वो सोचे कि बिना एफर्ट्स के हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं जो ये कहती हैं कि हम महिला आयोग में गए लेकिन हमें वहां से मदद नहीं मिली। आपने अगर एक बार अपना एप्लीकेशन दे दिया तो उसके बाद आपको बुलवाया जाता है। उसके बाद जैसे हमारे पास एप्लीकेशन आती है, पहला प्रोसेस है कि अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो आप हमें एप्लीकेशन दीजिए। आप जब हमें एप्लीकेशन देंगे तो उसके आधार पे सम्मन जारी होता है, जो थाने को भी संबंधित भेजा जाता है, पक्ष और विपक्ष दोनों को भेजा जाता है। उसमें एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है, उस डेट पे दोनों पक्ष को बुलाया जाता है। और इसका बहुत लॉजिकली रीजन ये है कि जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं होगा तब तक हम नहीं समझ सकते कि कौन सही है कौन गलत है। और महिला आयोग का बहुत ही दृढ़ निश्चय ये है कि जैसे दो पक्ष हैं, दोनों में लड़ाई है, तो हम पहले तो यही प्रयास करते हैं कि हम दोनों पक्षों को समझा करके उनका मीडिएशन करके उनका घर बसाएं। घर तोड़ना कभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और उन महिलाओं के लिए भी मैं एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूंगी, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आज मैं जिस सर्कमस्टांसेस में रह रही हूँ, जिस घर में रह रही हूँ, मुझे सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो मैंने अपने ख्वाब में सोचा था, या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स देख करके सोचा था कि मेरी भी शादी होगी तो शहजादा आएगा घोड़े पे, हमको बहुत रानी बना के रखेगा, बहुत खुशी से रखेगा, तो हम ऐसे अब नहीं रह पा रहे अपने ससुराल में जैसा कि मैंने ख्वाब देखा था। तो अक्सर महिलाएं अब एक
रिश्ते से दूसरे रिश्ते पे स्विच करना चाह रही हैं, और ये बहुत बड़ी रियलिटी है, फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के ही केसेस में होता है। लेकिन बहुत कटु सत्य ये है कि कोई भी नई चीज कुछ ही दिनों के लिए नहीं है। हाँ, नया नया चीज बड़ा प्यारा लगता है, बाद में जो धीरे धीरे पुराना होता है तो खटास पैदा हो जाती है। तो आज आप जहाँ पे आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट होंगे तो वहां पे जीवन भर के लिए सुंदर और अच्छा होगा। तो जीवन में अगर महिलाओं को ये कहा जाए कि आप एडजस्टमेंट करिए, तो ये उतना ही लागू उन पुरुषों पे भी होता है एडजस्टमेंट करना जितना कि एक महिला कर रही है। क्योंकि आपसी समन्वय जब भी बिठा करके कोई भी कार्य करते हैं या किसी भी रिश्ते में जाते हैं तो वो रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग चलता है। क्योंकि आजकल ऐसे इस तरीके के केसेस हो रहे हैं, 6 दिन 8 दिन 6 महीना नए लोगों की शादी चल पा रही है। तो बहुत ज्यादा, मैं ये भी एक और चीज कहना चाहूंगी, मैंने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी हैं जिसमें ये बताया गया है कि लड़की हो और एडजस्ट मत करो, तुम एडजस्टमेंट मत करो। एडजस्टमेंट हर किसी को करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है। हाँ, अगर आप फैमिली चला रहे हैं ना, तो मेल को भी और फीमेल को भी घर में रह रहे परिवार के सारे सदस्यों को एडजस्टमेंट करना होता है। अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो ऐसे जीवन नहीं चल पाएगा। और मैं एक और चीज, मतलब आप सोचिए कि घर परिवार में माँ है, पिता है, बहन है, भाई है, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो खून के रिश्ते होते हैं। हाँ, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कभी कोई सोचता है कि मैं अपने पिता को छोड़ दूं, मैं अपनी माँ को छोड़ दूं, अपनी बहन को छोड़ दूं, नाराजगी हो सकती है, लेकिन भाई को छोड़ दूं, नहीं। लेकिन पत्नी को ही छोड़ने का ऑप्शन क्यों हमेशा सबके दिमाग में होता है? ये बात तो है एकदम, क्योंकि वो दूसरे के घर से आई है। आपने उसको बड़ा करने में ना तो उसके पढ़ाई लिखाई में, खान पीन, रहन सहन, किसी चीज में आपने खर्चा नहीं किया, इसलिए आप उसका मोल नहीं समझ सकते। जो आपके घर में आपको फ्री में मिल गया है आपके घर परिवार की सेवा करने के लिए, उसका मोल समझ पाना बहुत मुश्किल है। दहेज भी लिए, सब कुछ लिए, और उसके बाद भी उसका उत्पीड़न हो। फिर अचानक कह दिया जाता आपने मेरे घर से जाओ, तुम्हारा घर कहाँ, ये तो है। ये जीवन के कुछ कटु सत्य हैं जो मैं महिलाओं को देख रही हूँ, सीख रही हूँ और समझ पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना महिलाओं को, लड़कियों को आज आप खूब पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, लेकिन अपनी बच्चियों को संस्कार जरूर दीजिए, क्योंकि घर चलाना भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। और अगर हम ये सोचें कि हम बहुत पढ़ लिख लिए हैं, हम जरा सा भी एडजस्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे सिर्फ परिवार का नुकसान नहीं होगा, समाज का होगा, इस देश का होगा। और ये सत्य है। सत्य है। मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए कि बाद में कभी समस्या ना हो। शिक्षा के साथ संस्कार अनिवार्य है जी। ठीक है मैम, थैंक यू। राज्य महिला आयोग में महिलाएं शिकायत कहाँ पर कर सकती हैं? कोई हेल्प नंबर है क्या? हमारा टोल फ्री नंबर है राज्य महिला आयोग का, मैं आप लोगों को बता दूं, 1800-1805-220। ये महिला आयोग का नंबर है। जिस भी महिला को कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी परेशानी हो, इस नंबर पे सुबह 10 से 5 ऑफिस हमारा ओपन है। आप कॉल करिए, आपकी कंप्लेन दर्ज कराई जाएगी, एक आपके आधार ID के साथ। अच्छा। और आपको उसके लिए ऑफिस भी आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस टोल फ्री नंबर पे आप वहां से हो जाएगा, जहां से भी करेंगे। इस टोल फ्री नंबर पे फोन करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पे आप अपना एप्लीकेशन भेज दीजिए, अपना ID भेज दीजिए और आपकी एप्लीकेशन वहां पे दर्ज हो जाएगी। अच्छा। फिर जो एक पर्टिकुलर डेट मिलेगी, उस डेट पे आप आइए। तो कितने दिन में डेट समस्या का समाधान? देखिए, क्योंकि पोस्ट से जाता है ये जो पत्र होता है संबंधित थाने को या पक्ष या विपक्ष को, तो इसमें मान लीजिए कि अब वो पोस्ट में जितना समय लग जाए तो 12-15 दिन का समय लगता है। लग सकता है जी। अच्छा, तो इस नंबर पे जो आपने बताया उस पे लोग अपना समस्या, देखिए मैंने तो ये टोल फ्री नंबर इसलिए याद कर रखा है, अभी तो आप ये बहुत सारी लोगों से पूछ लीजिए तो लोग गायब हो जाएंगे। हाँ, नहीं ये तो चीज मैंने देखा, आपने तुरंत बता दिया। एक्चुअली मेरे पास, क्योंकि भगवान की कुछ कृपा आप कह लीजिए, लोग मुझे बहुत स्नेह करते हैं, तो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मेरे मिलियंस में लोग मुझे फॉलो करते हैं। हूँ सोशल पे, मैं फेसबुक पे मैंने आपको फॉलो भी किया है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि महिलाओं की जो पीड़ा है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उस पे मैं बहुत तत्परता से कार्य करती हूँ। तो मेरे पास डेली के 100-150 से फोन ही आते हैं कि मैडम हमारी ये समस्या, इसको कैसे निस्तारित किया जाए। तो ये सब चीजें अगर हमें पता नहीं होगी तो हम कैसे ही किसी महिला को हेल्प करेंगे। तो हेल्प करने का अगर ऑब्जेक्टिव है तो हर कुछ मेमोराइज तो करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। बात तो सही है। अब बताइए, जब बात हो रही महिलाओं की, उत्तर प्रदेश में महिला कितनी सुरक्षित है पहले की तुलना में आज? पहले गुंडा राज हुआ करता था, और अब महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा,
उनका स्वास्थ्य, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हर एक प्रयास किया जा रहा और ये प्रयास 110% सफल साबित हो रहा है, क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, जिसको कभी गुंडई का एक केंद्र कहा जाता था, जहां पे लड़कियां इतनी असुरक्षित थी कि पढ़ने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, शिक्षा लेना उनका मुहाल हो गया था। लेकिन आज आप देखिए, बच्चियां निडर होकर घर से बाहर निकल रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं और अलग अलग हर क्षेत्र में इस देश का नाम रोशन कर रही हैं। जिन चीजों के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, वो उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने संभव करके दिखा दिया कि कैसे महिलाओं को अगर हम अवसर दें, महिलाओं को हम अगर जो सुरक्षित इन्वायरमेंट दें, तो महिलाएं क्या नहीं करके दिखा सकती हैं। तो विपक्ष का कहना है कि अब ये सब घटनाएं घट रही, पहले तो सब ठीक था। पहले सब ठीक था ना, जब महिलाएं जाती थी कि हमारी FIR लिख ली जाए तो वही भगा दिया जाता था थाने से, थाने जाने नहीं देते थे, और महिलाएं पहुंच भी जाती थी तो महिलाओं को वहां पे FIR लिखवाने का अधिकार नहीं था। जब केस ही नहीं दर्ज होगा तो केस है ही नहीं, और जब केस दर्ज होगा तो उसका निवारण निस्तारण होगा। तो ये वो राज्य रहा है जो गुंडों का राज्य था, लेकिन आज वो सुशासन का राज्य बन चुका है। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है, और इसी वजह से महिलाएं उनको बहुत प्यार करती हैं, महिलाएं उनका बहुत सम्मान करती हैं, क्योंकि वो हैं तो हम सुरक्षित हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि योगी जी को लैपटॉप चलाने नहीं आता है, तो फोन चलाने नहीं आता है। मैं ऐसे लोगों को ये भी बताना चाहूंगी, उनको बुलडोजर चलाने भी नहीं आता है, चल जाता है ना, ये तो बुलडोजर कहीं भी चल जाता है। तो जो गलत कार्य करेगा उसके ऊपर एक्शन होगा। ये वो उत्तर प्रदेश है, ये वो उत्तम प्रदेश है। ये बात है, महिलाएं अब अपनी इच्छा अनुसार रात में काम कर सकती हैं। तो क्या ये उत्तर प्रदेश का जो सुशासन है उसको उसके वजह से कर सकते हैं कि महिलाओं के अंदर का इच्छा शक्ति है? देखिए, महिलाओं की इच्छा शक्ति हमेशा से प्रबल रही है, लेकिन अगर आपको पता है कि हम इस रास्ते जाएंगे तो हमको कोई मार देगा, हमारे साथ कोई कुछ गलत कर देगा, तो अगर आपको पता है तो आप जाओगे उस रास्ते? कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि इस रास्ते में अगर हम जा रहे हैं और हमारे साथ कुछ भी गलत होने की संभावना है, लेकिन पिंक बूथ बनाए गए हैं, हर चौराहे पे, हर गली में चौकियां बनाई गई हैं, 1090 नंबर दिया गया है, 112 नंबर दिया गया है। किस लिए दिया गया है? कि अगर आपको कोई फॉलो करता है, कोई आपके साथ कुछ गलत करने का प्रयास करता है, तो आप तुरंत इनसे संपर्क करिए। तो ऐसे में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, घर से बाहर निकलने का दम रख पा रही हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि हम योगी के राज में जी रहे हैं। यहाँ हमें डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से वहां गए और हमारे साथ कुछ भी हुआ तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है वहां बुलडोजर लेके, और चलवा देगा उन लोगों पे जिन लोगों ने आंखें भी उठा करके देखने का प्रयास किया महिलाओं के ऊपर। तो ये वो सुशासन है जिसमें हम जी रहे हैं। मैम, मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति में तमाम जो है योजनाएं जो महिलाओं के लिए चल रही हैं उनसे अवगत कराया जाता है। मिशन शक्ति के तहत हर थाने से कांस्टेबल्स की एक टीम बनाई जाती है, महिला कांस्टेबल्स की, वो जाती हैं, महिलाओं से बात करती हैं। मिशन शक्ति में रोमियो स्क्वाड भी आता है, जिसमें कॉलेज और स्कूल्स के बाहर लड़कियां के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो तो पुलिस की हमेशा वहां पे 2-4 कांस्टेबल्स अवेलेबल होती हैं। और मिशन शक्ति के तहत बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं जो महिलाओं तक पहुंचाए जाते हैं। हाँ, वही मैं जानना चाहिए कि क्योंकि हम आप थोड़ा जानते हैं, लेकिन दर्शक भी जाने कि मिशन शक्ति से क्या क्या हो सकता है। आप एक डॉक्टर भी हैं और राज्य महिला आयोग की सदस्य भी हैं, तो अपना क्लिनिक, घर परिवार आयोग कैसे संभालती हैं? मेहनत से। वही मैं कह रही हूँ, कैसे तालमेल महिलाओं के लिए? शक्ति से। और मुझे खुशी होती है जब मैं काम करती हूँ, मैं खाली नहीं बैठ सकती। हाँ, तो बहुत बोरिंग लगता है मुझे खाली बैठना, और मुझे लगता है कि मुझे सफोकेशन एंजाइटी होने लग जाती है खाली रहने में। तो मुझे खुशी होती है, एक्चुअली मुझे खुशी होती है। देखिए, जैसे आप मेरे पास आए हैं, तो आप मुझे जानते हैं कि आप मुझे जानते हैं मेरे अच्छे कामों के लिए।
तो आपसे मुझे वो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो मैं आपसे खुशी खुशी बात कर रही हूँ। हाँ। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, तालमेल तो मिलना ये चाहिए, हाँ। मुझे अपने लोगों से आते रहती है, तो वहां से ऊर्जा आती है, मैं काम करते रहती हूँ। लोग उसको अच्छा बोलते हैं तो भी खुशी होती है, जो बुरा बोलते हैं हाँ, उनसे तो भी भी मुझे ठीक है। खुशी मिलती है, ऊर्जा ही मिलती है। लगता है कि ठीक है, अगर जल रहे हैं तो अच्छी बात है, कहीं सुधार करने की जरूरत है तो वो भी कर लिया जाए। और निंदक को अगर नियरे नहीं रखेंगे तो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ये वही निंदक है जो कहते हैं कि ये वो डॉक्टर प्रियंका मौर्य है, ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। ये उन्हीं लोगों ने बढ़ाया है, उन्हीं लोगों ने मुझे बढ़ाया है, ये कह के कि ये उससे नहीं होगा। अगर जहाँ निंदा हो रहा है इससे महसूस होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ। हाँ ठीक बात है, लोग अगर निंदा कर रहे हैं तो उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तभी तो बैठ करके मेरे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे पास तो नहीं टाइम है कि मैं उनके बारे में सोचूं और उस पे विमर्श करूं कुछ भी। तो वही मैं देखती हूँ, कभी आप इधर कभी इधर महिलाओं को लेकर, कभी यहाँ पर जनसभा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मजा आता है, बहुत मजा आता है। कैसे करते हैं, कभी क्लिनिक पे है। ये देखिए, ये कुछ ना नशा होता है, ये कुछ ऐसा नशा है कि जब आप किसी की मदद करने के आदी हो जाते हैं, कोई कार्य करने के आदी हो जाते हैं, तो आप इससे निकल नहीं पाएंगे। और महिलाओं के लिए अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिक्स बहुत डिफिकल्ट होती है। हाँ, लेकिन हम महिलाएं जब किसी से कम नहीं है तो लड़ेंगे। हाँ, हम हिम्मत से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जितनी परेशानियां आएंगे, जितने विघ्न आएंगे, सब किनारे करते चलेंगे। चलिए, अच्छी बात है, आप भी करते रहिए। कि क्या आप 2027 का चुनाव सामने है, क्या आप चुनाव लड़ने के मूड में है कहीं से? देखिए, भगवान श्री राम यहाँ खड़े हैं, अगर इन्होंने आशीर्वाद दिया तो जरूर हो सकता है कि 27 में आप लोगों को मैं कंटेस्टेंट के रूप में दिखूं। वैसे ये भारतीय जनता पार्टी है और हमारा शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि कौन किस लायक है और उसको किस जगह पे होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के और सोशल वर्कर होने के नाते मुझे अपना काम अच्छे से निष्ठा से करते रहना चाहिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। यानी उम्मीद है कि आप लड़ सकती हैं। देखिए, मेरी तो शुरुआत ही हुई थी ना लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नाम से। ये बात तो है। तो लड़ने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। अगर सामने वाला कुछ इस तरीके का दिख गया तो प्रियंका मौर्य हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। अब वो क्षेत्र में लड़ना हो चाहे किसी बुराई के लिए लड़ना हो। ये सबसे अच्छी बात है। मेरी शुभकामना है कि आप 27 में चुनाव लड़िए। लेकिन ये चीजें प्रभु श्री राम यहाँ पर है। अब मैं एक मुद्दे पे मैं आपसे हल्का सा चर्चा कर लूं। ये चंदा चोरी में आप जो हुआ है, क्या इससे कितना सहमत आप अयोध्या का? देखिए, कोई भी इससे सहमत नहीं होगा, है ना। लेकिन आज जो लोग चंदा चोरी और तमाम इस तरीके के भगवान श्री राम के ठेकेदार बने घूम रहे हैं ना, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, सने हुए हैं, तो इनको अधिकार नहीं है इस पे बात करने का। जब इनको काम करना था, जब इनको प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाना था, तब ये मस्जिद बनवाने में और मस्जिद बचाने में लगे हुए थे। और आज ये बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हैं भगवान श्री राम के, तो फुटेज लेने ना आए। जिन्होंने काम नहीं किया उसको फुटेज लेने का अधिकार नहीं है। भगवान श्री राम के नाम पे ये फेमस होना चाहते हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि भगवान श्री राम का अगर हम लोग नाम लेंगे तो हम लोगों को जनता वोट दे देगी। जनता सब देख रही है और सब अभी जांच चल रही है, जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पे कार्यवाही होगी। हाँ, विपक्ष तो आरोप लगा ही रही है। तो विपक्ष के पास काम क्या बचा है? जनता ने उनको क्या काम दिया है? जनता ने उनको सारे काम से मुक्त कर दिया है एकदम। उत्तर प्रदेश में कहा है अब तुम आराम करो, क्योंकि तुमने बहुत हराम की कमाई। तुम्हारे चाचा, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे दादा, सबने खूब कमाया, खूब लूटा जनता को। अब जनता 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश देख पा रही है, सुशासन देख पा रही है, सुरक्षा देख पा रही है, शिक्षा देख पा रही है। एक समय आपको याद है जब रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे जाते थे तो मक्खी भिनभिनाती थी, एक अनाउंसमेंट होता था, बोलूंगी तो आपको याद आ जाएगा कि किसी अज्ञात वस्तु को हाथ ना लगाएं, बम विस्फोट हो सकता है। कितना दिन हो गया ये सुने? लाइट अगर चली जाती थी, लाइट अगर चली जाए तो पता ही नहीं है कि कब आएगी, तार ही नहीं गांव गांव दिखता था, लाइट की तो बहुत दूर की बात है। और अब आप देखिए क्या हाल है। उस समय तो ट्रांसफार्मर अगर फूक गया तो आप समझिए 4 दिन हफ्ता भर लाइट का तो मुंह ही नहीं आप देखेंगे। ये वो समय था। जिन लोगों को भूल रहा है ना, उत्तर प्रदेश में 2 घंटा लाइट अगर कट जाए ना, सबको याद आ जाएगा वो समाजवादियों का शासन।
जब विकास के नाम पे एक बिजली का तार भी नहीं दिख पाता था लोगों को, वो समय भी देखा है हमने। तो ये वो समय था जिनको दंगाइयों का और गुंडइयों का समय कहा जाता था। आज ये समाजवादी की नहीं, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो गरीब किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए, हर किसी के लिए कार्य कर रही है ये सरकार। तो ये है अंतर पहले की सरकार में और अब की सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फर्क इंडिया में जुड़ने के लिए, और मेरा शुभकामना है कि आप 27 में चुनाव लड़ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो यह रही डॉक्टर प्रियंका, जिनसे हम लोग जाने कि राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की गतिविधियों के बारे में, और उत्तर प्रदेश में पहले की तुलना में महिला कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्क इंडिया। फर्क इंडिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूले। नमस्कार, धन्यवाद।